नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि लाल किताब में हमारे उपायों को कैसे करना होता है, क्या सावधानियां रखनी होती हैं, क्यों हमारे उपाय जो हैं गलत साबित हो जाते हैं या फिर निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, जिनका कि हमारे उपाय करने के बावजूद हमने पूरी मेहनत से उपाय किया, सामान जुटाया, समय लगाया, उसके बावजूद भी हमारे उपाय काम नहीं करते हैं या फिर कोई उपाय जो है गलत समय में कर दिया जाता है। उपाय की करने की विधि क्या होती है, क्या सावधानियां रखनी होती है, क्योंकि हमें सबसे पहले जो है उपाय अगर बताए जाते हैं तो उनकी सावधानियां भी पता होनी चाहिए, क्योंकि उपाय तभी काम करेगा, जैसे कि अगर ताला तभी खुलेगा जब उसमें चाबी लगेगी, और चाबी जब तक नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। उसी तरीके से उपाय भी आपका तभी काम करेगा जब आप सही तरीके से उपाय को करोगे, तभी वो उपाय फल देगा। देखिए, उपाय इसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं पर इनकी जो ताकत बहुत ज़्यादा है, और यही ताकत को आपने सही ढंग से अपने लिए इस्तेमाल में लेकर आना है, अपने लायक लेकर आना है। उसके लिए आज मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारियां और लाल किताब के कुछ सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपके उपाय आपके काम करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हिदायत दी गई है लाल किताब में कि 4, 9, 14 यानी कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये तिथियां जो होती हैं ये रिक्ता तिथि कहलाती हैं, जिनमें किया गया कोई भी कार्य जो है अच्छे फल नहीं देता है, मंदे ही फल देता है। तो लाल किताब में ये साफ हिदायत दी गई है कि 4, 9, 14, ये कैलेंडर में आप देख सकते हैं, अपने मोबाइल्स पे देख सकते हैं कि 4, 9, 14 तिथि जब भी आए तो उस समय में कोई भी उपाय शुरू ना करें। इस पॉइंट को नोट करें कि आपको कोई उपाय शुरू नहीं करना है। इन केस अगर कोई उपाय पहले से चला आ रहा है तब आपको इन तिथियों का वहम नहीं करना है। जैसे कोई उपाय जो है आपको 43 डेज यानी कि 43 दिन के लिए बता दिए जाते हैं कि आपको 43 दिन ये उपाय करना है, और इन केस उन 43 दिनों के बीच में कोई ये तिथि आ रही है तब आपको उपाय अपना कंटिन्यू रखना है। इस केस में आपको उपाय छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका जो उपाय शुरू हुआ था वो 4, 9, 14 तिथियों को छोड़कर शुरू हुआ था। बीच में ये तिथियां आ सकती हैं। इसका मेन जो आपको निष्कर्ष बताऊं यही रहेगा कि आपको 4, 9, 14 तिथि में कोई भी उपाय शुरू नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए 43 डेज का कोई उपाय है और आपने 4, 9, 14 तिथि को बिना देखे ही उपाय शुरू कर दिया, तो वो उपाय आपका किसी काम का नहीं रहेगा। इसके अलावा चाहे कोई एक दिन का ही उपाय हो, आपको 4, 9, 14 तिथि को ध्यान में रखकर ही उपाय करना है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब भी मौसम खराब हो, मौसम खराब इन द सेंस ऐसा मौसम हो जिस समय में धूप ना निकली हो, घना कोहरा छाया हो, बादलों भरा जो है मौसम हो, उस दिन आपको उपाय नहीं करना है। उस दिन उपाय नहीं करना है इन द सेंस आप जो है मौसम के खुलने का वेट करें। अगर मान लीजिए आप कोई उपाय शुरू करना चाहते हैं तो वो उपाय उस दिन शुरू ना करें। हाँ, 43 दिन वाला उपाय आपका कंटिन्यू रहेगा, मगर उसके एवज में भी अगर आप मान लीजिए आपका कोई मन इस तरीके से बदलता है कि आपको ये उपाय नहीं करना है, किसी कारणवश आपका उपाय टूट रहा है या टूटने की कगार में है, अगर आप भूल जाते हो या कुछ भी कंडीशन है, तो उसके लिए भी लाल किताब में एक बचाव बताया गया है, ताकि आपका उपाय खंडित ना हो। उसके लिए क्या है, आपको दूध से धोए चावल अपने पास रख लेने हैं, और जब आपका मान लीजिए 1 दिन 2 दिन आपका ये उपाय टूट रहा है, गैप पड़ रहा है, तब तक ये चावल अपने पास रखिए, अपने पॉकेट में कपड़े में लपेट कर रख लीजिए, और जिस दिन आपको उपाय शुरू करना है उस दिन वो चावल जो आपके पास थे वो किसी पेड़ के नीचे पक्षियों के लिए डाल दीजिए, और आपका उपाय वहीं से कंटिन्यू होगा जहां से वो छूटा था। मान लीजिए 12वें दिन आपका उपाय छूटा, तो आपने 12वें दिन ही आपने चावल धो के रख लिए, और जब आपने 13वां उपाय शुरू करना था तब वो चावल अपने जो है किसी पेड़ के नीचे डाल दिए। तो आपके उपाय की जो कंटिन्यूटी जो बनी हुई थी वो टूटेगी नहीं, और नहीं टूटेगी, इससे आपका उपाय भी खंडित नहीं होगा। इसके बाद अगला जो उपाय इसमें मेन और सावधानी बनती है, ये बनती है कि आप कोई उपाय करने जा रहे हैं, स्पेशल एक दिन का कोई उपाय है और उपाय करने जा रहे हैं। मान लीजिए किसी ने रास्ते में रोक टोक कर दी कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ, ये वो। आपको चुपचाप, देखिए, अगर आप उपाय के लिए जा रहे हैं तो चुपचाप उपाय के लिए जाइए, ताकि किसी की रोक टोक नोक टोक ना हो। अगर ऐसा होगा तो वो उपाय जो है आपका निष्क्रिय हो जाएगा और वो कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, वो ना के किए के बराबर ही होगा,
आपको उपाय इस केस में उस दिन के लिए स्थगित करना होगा, रोकना होगा। आप नेक्स्ट डे जो है उपाय कर सकते हैं। अब इसमें एक मेन सावधानी आती है कि आपको उपाय किस समय करने हैं। देखिए, लाल किताब में उपाय जो बताए गए हैं सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त से पहले पहले जो है समय उसमें बताए गए हैं, पर एक्चुअल टाइम जो उपाय का है वो 12 बजे से 2 बजे तक का ही है, जिस समय में पूरी जो है दोपहर कहलाई जाती है। ये दोपहर का समय ही उपाय करने के लिए बहुत ही सही माना जाता है। पर इसके अलावा कई उपाय जो हैं रात के भी हैं, कई उपाय पक्की शाम यानी कि 5 से 7 बजे के भी हैं, कुछ उपाय जो है भोर यानी कि अर्ली मॉर्निंग के भी हैं। मगर इन जनरल जो उपाय आपको बताए जाते हैं, अगर दिन के समय करने के लिए बताए गए हैं तो वो दिन के समय का मतलब दोपहर 12 बजे से 2 बजे का ही समय होगा। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 यानी कि आपकी महत्वपूर्ण जानकारी वो है कि आप उपाय का सामान किसी से भी फ्री में ना लें। फ्री में ना लें, अगर फ्री में लेंगे तो ये उपाय का सामान आपका किसी काम नहीं आएगा। और हमेशा जो है उपाय अच्छी क्वालिटी का सामान लें, ख़राब क्वालिटी का मत सामान लें। ऐसा सामान लीजिए जो कि जिससे आपका मन भी शांत रहे। और आप ऐसी चीज़ें, मान लीजिए सतनाजे की ही बात करते हैं तो गंदी दालें या फिर ऐसी चीज़ें मत लीजिए, आप घर का सामान ही यूज़ कर लीजिए जो आप खुद खाते हैं। ऐसे 7 अनाजों को आप इकट्ठा करके जो है सतनाजा बना सकते हैं। या फिर ऐसा जो सामान लीजिए जो, मान लीजिए अगर आप दान भी कर रहे हैं कहीं मंदिर वगैरह में, तो वो किसी के काम आ सके। ऐसी चीज़ें अगर कोई धर्म स्थान में दान की हुई आपके द्वारा और कोई उसको यूज़ करता है तो वो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट और अच्छे जो है आपके लाइफ में परिवर्तन लेकर आती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर जो है कंसल्टेशन लेते हैं तो इस केस में आपको उनका मेहनताना जो है, उनकी एफर्ट का आपको जो है कुछ ना कुछ जो पैसा आपको उनको देना चाहिए। कभी भी उनके पैसों को, उनकी मेहनत की गई उनकी मेहनत का जो आप चार्ज जो है होता है, अगर हम कंसल्टेशन फ़ीस की बात करें तो कभी भी किसी से फ्री में नहीं पूछना चाहिए। इसके पीछे मैं रीज़न आपको बताता हूँ क्या रीज़न है। कुछ लोग मेरी इस बात से जो है एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, पर इसके पीछे लॉजिक आपको समझा देता हूँ। हो सकता है ये लॉजिक सुनने के बाद आपका नज़रिया बदल जाए। मान लीजिए आप किसी रिक्शे वाले से जो है कहीं दूर जाने के लिए आप रिक्शे वाले को हायर करते हैं कि रिक्शे वाले भैया मुझे वहाँ तक जाना है। रिक्शे वाले से आपसे आपसे जो तय रकम हुई वो 30 रुपये हुई कि 30 रुपये में आप वहाँ यहाँ से वहाँ तक जाएंगे। और मान लीजिए किसी कारणवश थोड़ा सा लंबा रास्ता हो गया या उसकी मेहनत ज़्यादा लग गई और थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, या फिर वो घूम कर किसी रास्ते से गया, फिर भी आपने उसको 30 की जगह उसे 20 रुपये दिए कि नहीं भैया यहाँ तो 20 रुपये ही लगते हैं। इसका कारण और इसका नुकसान आपको किस रूप में जो है उठाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आपने उसकी मेहनत किए हुए का मेहनताना आपने उसको पूरा नहीं दिया, जिससे कि आपके ऊपर ये ऋण बना। और दूसरी चीज़ कि आपके ऊपर भी जिसने ये सब कुछ किया वो पैसे ना देकर भी अपने ऊपर कर्म दोष ले लिया कि किसी के कर्म का आपने उसको पूरा मेहनताना नहीं दिया, आपने उसके जो है उसकी चीज़ों का, आपने उसकी मेहनत का अपने ऊपर जो है नेगेटिव प्रभाव ले लिया। तब कभी आपने हमेशा ज़्यादातर ये चीज़ें नोट की होंगी कि रिक्शे वाला हमेशा यही कहता है परेशान होकर कि भैया आप हमें एक भी पैसा ना लो, ये भी रख लो। तो ये चीज़ रिक्शे वाले या फिर जो है मेहनत करने वाला जो अगर ये चीज़ें बोलता है तो दुखी मन से बोलता है कि मैं आपसे एक पैसा नहीं लूँगा, ये चीज़ें रख लीजिए। और मान लीजिए आपने वो पैसा रख भी लिया, आपने उसको दिया नहीं या जो है उसके साथ गलत बोलकर जो है आप चले गए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये लिए हुए पैसे आपको किस जगह कितने गुना चोट देंगे, इस चीज़ का भी आपको मन में ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा किसी की भी मेहनत को मारिए मत, किसी की भी जो है एफर्ट्स उसने किसी के काम के लिए किए हैं तो उसका मेहनताना ज़रूर दीजिए। इसी चीज़ को मैं साथ में लिंक कर रहा हूँ कि आप अगर किसी से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेते हैं तो उसकी मेहनत का पैसा उसको दीजिए, एस्ट्रोलॉजर को दीजिए। उसने जितने मांगे हैं, कई लोग तो खुश होकर अपनी जेब से ज़्यादा पैसा भी देते हैं कि आप हमारा भला कर रहे हैं, आप भलाई का काम कर रहे हैं, तो ये लीजिए हमारी तरफ से जो हमसे बन पड़ता है हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप जो है जब भी रेमेडी करें तो अपने मन से शंकाएं निकाल दें। सबसे पहली चीज़ तो कि कई लोग क्या करते हैं, मन में ये एक डिज़ायर रखते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, भगवान मुझे इसके बदले में ये ज़रूर दे, मैं ये तेरे लिए कर रहा हूँ। आप अपने मन में सबसे पहले तो ये कंडीशंस निकाल दें कि
देखिए, आप जो है एक जो है उसमें खड़े हुए हैं, कचहरी में, यानी कि कोर्ट के परिसर में खड़े हुए हैं जहां पर जज बैठा हुआ है और वकील आपकी जो है पैरवी कर रहा है। आप जो है खड़े हुए हैं, यानी कि आप विक्टिम हो, आप इस समय परेशानियों से घिरे हुए हो, आपका इलाज जो है एक जो है ज्योतिषी देखता है उसको, वो आपको सजेशंस देता है, पर फाइनल कंफर्मेशन या रिलीफ जो है जज के हाथ में ही है। जज यानी कि ऊपर वाला, यानी कि चाहे वो एक वकील की दलीलें सुने या ना सुने, आपकी मेहनत का, आपको आपके उपायों का जो है असर आपको मिले या ना मिले, ये चीज़ जो है जज पे डिपेंड करती है। तो इसी चीज़ को आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जज हैं भगवान, वकील है एक सिर्फ एस्ट्रोलॉजर, और आप हैं वो विक्टिम जो कि परेशानियों में घिरे हुए हैं। आप मेहनत कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो इस चीज़ को निराश मत होइए, क्योंकि भगवान शायद यही चाहता है कि आप जो है निरंतर प्रयास करें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कहीं अपनी जो है अपील बार बार लगाइए, ताकि जो है आपकी रेमेडी और आपके उपाय, सच्चे मन से किए हुए उपाय आपके काम करें। पर इन जनरल जो है रेमेडीज़ काम कर जाती हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काम करती हैं। लाल किताब में यही एक खासियत है कि रेमेडीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में काम करती हैं, अगर वो रेमेडीज़ गलत तरीके से ना की गई हों तो। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरे पास कई कॉल्स आती हैं क्लासेस को लेके, तो आज मैं आपको ये अनाउंसमेंट कर दूं कि क्लासेस के लिए जो है जून की स्टार्टिंग या मिड में जो है नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा। अभी ऑलरेडी बैच चल रहा है और नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होगा उसकी फ़ीस अभी से ही मैं आपको बता दूं, उसकी फ़ीस 12,000 होगी। पूरे कंप्लीट कोर्स की 6 महीने का कोर्स होगा, संडे संडे क्लास होगी, 1.5 से 2 घंटे की क्लास ये चल सकती है। और जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो मई के आखिरी में जो है अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। फ़ीस एडवांस होगी, 6 महीने की फ़ीस एक बार में ले ली जाएगी, जिसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों होंगे। किसी भी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, जो भी होगा आपको जूम के थ्रू, ऑनलाइन जो है जूम के थ्रू ही डिस्कशन होगी और पूरे टॉपिक जो है आपको तैयार करवाए जाएंगे। लाल किताब का कंप्लीट ज्ञान इसमें होगा, पूरी नॉलेज आपको मिलेगी। इसके बाद आपकी सेल्फ प्रैक्टिस ही है जो कि लाल किताब के ज्ञान को और आपके लिए हुए ज्ञान को, जो आपने लाल किताब का हासिल किया, उसको आप कितना निखार सके। देखिए, किताबें पढ़ के एमबीबीएस या डॉक्टरी नहीं होती है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। तो इस चीज़ को अपने मन से निकाल लीजिए कि आप प्रैक्टिस जो है किए बगैर लाल किताब का 6 महीने का कोर्स करके ही आप पूरे पक्के एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना कि आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। हम सिर्फ जो है आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, यानी कि हम सब आपको हथियार दे देंगे और किस तरीके से चलाना है ये सिखा देंगे। मैदान में खड़े आपको होना है, हमको नहीं। तो इसलिए इस चीज़ का अपने मन में ध्यान रखना कि जब भी आप पढ़ने के लिए एडमिशन करवाओ तो अपने मन में एक संकल्प लेके चलना कि मैं ये ज्ञान हासिल करके मेहनत करूँगा या मेहनत करूँगी, ताकि जो है लाल किताब के ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा सकें। और इसके साथ साथ आपको कुछ बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जरूर होना चाहिए जो लाल किताब सीखना चाहते हैं। और क्लासेस जो है मैं आपको आज ही बता दूं कि क्लासेस जो है मेरे गुरु जी ही देंगे। जब तक वो बैठे हैं तब तक क्लासेस वो देंगे। जब वो कह देंगे कि हाँ आप आगे बढ़ो, तब मैं सोचूंगा या मैं प्लान करूंगा कि क्लासेस आपको दूं। कि जो भी क्लासेस के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, पर अभी जब तक गुरुजी बैठे हैं तब तक वही क्लासेस देंगे। बाकी जिन लोगों को 1952 बेनी माधव जी की किताबें चाहिए लाल किताब की, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको उनके एड्रेस पे वो किताबें भेजी जाएंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।